एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो निबंध लिखा उन्होंने, हम और हमारा आदर्श, है ना, जो तेजस्वी मन के संपादित अंश से ये लिया गया है, उस पर परिचर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आप भी बेल आइकन घंटी बजा दीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अन्य नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, पहला टॉपिक है, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। तो देखिए, ये अगर टॉपिक आएगा तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श है तथा इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। दूसरा क्वेश्चन है, समृद्धि से हमें क्या लाभ। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, लेखक समृद्धि और अध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं मानता। तो यहाँ पर लेखक के अनुसार समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अध्यात्म ही समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। जो लोग अध्यात्म से मजबूत होते हैं वही समृद्धि, वही पावरफुल माने जाते हैं, क्योंकि आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है। तो अगर आपके अंदर अध्यात्म है ना, आप अपने आप को जानते हो, तभी तो आप समृद्धि के जो है अधिकारी हो, है ना। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा क्वेश्चन, समृद्धि से हमें क्या लाभ मिलता है। तो समृद्धि से हमें सुरक्षा और विश्वास प्राप्त होता है, जो हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। समृद्धि से यही लाभ है लेखक, है ना। फिर आगे चौथा क्वेश्चन है कि प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो लेखक का कहना है कि प्रकृति कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करती, बल्कि प्रकृति द्वारा सभी कार्य पूर्ण मनोयोग से होता है। प्रकृति प्रदत्त संसार की सभी वस्तुएं स्वयं में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। देखिए, कोई भी काम करो तो पूरे मन से करो, है ना, और पूरा काम कर डालो, तभी आपका काम सफल होगा, है ना। अल्प ज्ञान ही खतरा होता है, इसलिए पूरा काम करो तो पूरा करो, ये प्रकृति हमें यही शिक्षा देती है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखो, जहाँ जहाँ लाइनें खींची हैं वही हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सफल होने के लिए सभी हर संभव प्रयास करने चाहिए जो वो कर सकता है। किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। प्रकृति के कार्यों से सीख लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि इस दृश्य जगत में, दृश्य जगत माने जो जगत, जो संसार दिखाई दे उसको दृश्य जगत कहते हैं, क्योंकि इस दृश्य जगत में प्रकृति ने कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं किया है, बल्कि पूर्ण मनोयोग से किया है। इसके लिए प्रकृति में आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो कि पूर्ण होते दिखेंगे, है ना। आप किसी फूलों के बाग में पहुंच जाइए, वहाँ मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम ने अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा है। अथवा आप यदि ऊपर की ओर देखेंगे, आकाश की ओर, ब्रह्मांड की ओर,
तो आपको ये ब्रह्मांड इस तरह फैला हुआ दिखाई देगा जिसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए इसको अनंत कहते हैं, यानी इसका अंत नहीं है। जहाँ तक आप सोच नहीं सकते, अर्थात ये आकाश भी हमें पूर्णता का संदेश देता है। इसके बाद इस टॉपिक का अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम और अनंत का क्या अर्थ है। तो न्यूनतम का अर्थ है सबसे कम, मिनिमम, है ना, तथा अनंत का अर्थ है जिसका अंत न हो, अर्थात विस्तृत, फैला हुआ। इसके बाद बच्चों इस लेसन का अगला टॉपिक, मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता, आखिर वो क्या था जिसके कारण ये संभव हो सका। महत्वाकांक्षा, है ना, बर्निंग डिजायर, महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। आइए, इसमें पहला क्वेश्चन है, लेखक युवा छात्रों से ही क्यों मिलता है। तो आंसर में लिखो, लेखक युवा छात्रों से, लेखक अपने छात्र जीवन की यादों के कारण, लेखक अपने छात्र जीवन की यादों के कारण युवा छात्रों से मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, आप किन चीजों के पाने का हक रखते हैं। तो ईश्वर द्वारा दी गई अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, है ना। तीसरा क्वेश्चन, उक्त पंक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो प्रस्तुत पंक्तियों से यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य महत्वाकांक्षा के बल पर ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं होगा, ज्वलंत इच्छा नहीं होगी, तो आप कैसे बढ़ेंगे। पहले अपने अंदर इच्छाएं पैदा करो। जब उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कर्म करेंगे तो आप जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पहले बढ़िया सुंदर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल लो, है ना। तो कहाँ तक रेखांकित अंश, जहाँ जहाँ लाइनें हैं वहाँ तक की हम व्याख्या करेंगे। कहाँ तक, जब तक हमारे विद्यार्थियों से लेकर के कैसे बन सकेंगे, यहाँ तक की हम व्याख्या करेंगे। तो अनेकानेक यानी अनेकानेक उपलब्धियों, है ना, एवं प्रसिद्धियों के धनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत अंश के माध्यम से भारतीय युवाओं को यह बताना चाहा है कि जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं होगा कि वे देश के नागरिक बनने की संपूर्ण योग्यता स्वयं में रखते हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते। अर्थात जब तक व्यक्ति को अपनी कीमत का आकलन नहीं होगा, तब तक वो महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन से हम और हमारा आदर्श शीर्षक से संपादित है। इसके बाद बच्चों इस लेसन का अगला टॉपिक, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने ये जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है, है ना। तो बच्चों
उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का शीर्षक हम और हमारा आदर्श है और लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह किसका स्वरूप है। तो जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का स्वरूप है। उसी ऊर्जा को कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता, वही ऊर्जा के ये अलग अलग नाम हैं। तो हम भी उसी ऊर्जा के अंश हैं। महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसको माना है? महर्षि अरविंद ने आत्मा और पदार्थ दोनों को अस्तित्व का हिस्सा माना है। गद्यांश के आधार पर तादात्म्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तादात्म्य का अर्थ है साम्य, है ना, इक्विलिब्रियम यानी इक्वल, साम्य, समानता। इसके बाद बच्चों, कैसी इच्छा रखना शर्मनाक या आध्यात्मिक बात नहीं है। तो भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। बच्चों, अगर हम इस संसार में जन्म लिए हैं, हमारा अधिकार है कि जितनी भौतिक चीजें हैं, सांसारिक चीजें हैं, जो संसार की वस्तुएं हैं, उनकी इच्छा रखना हम सबका परम कर्तव्य है। क्योंकि इन्हीं पदार्थों से हम ऊर्जावान होते हैं, इन्हीं पदार्थों का उपभोग करके हम ऊर्जावान होते हैं। ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पदार्थों से ही ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा का केवल स्वरूप बदलता है, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं होती। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक मिसाइल मैन है, उन्होंने यही समझाना चाहा। इसके बाद इस लेसन का अगला टॉपिक हम जोड़ रहे हैं। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया है कि मजबूत और समृद्धि देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो बच्चों वही लिखना जो मैंने पीछे बताया। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस पूरे टॉपिक की हम व्याख्या करते हैं। हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि विकसित उन्नत देशों की उन्नति के पीछे, समृद्धि या तरक्की के पीछे कोई बड़े बड़े कारण या रहस्य नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक तथ्य या आधार बस केवल इतना सा है कि जिन समृद्धशाली विकसित देशों को G8 के नाम से जाना जाता है, G8 के नाम से पहचाना और बुलाया जाता है, वहाँ के निवासियों ने अपनी अनेक पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को दृढ़ किया कि उन्हें सदैव ही मजबूत, उन्नत, समृद्ध एवं संपन्न देश में ही जीवन व्यतीत करना है। उनके इसी दृढ़ विश्वास की सच्चाई से उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन संचालित हो गया है और जीवन के साथ शिक्षा, परिश्रम, लगन, उन्नति आदि शब्द जुड़ गए और वहाँ के निवासी समृद्ध विकसित देश में रहने लगे। वहाँ के लोगों ने अपने देश को विकसित समृद्ध G8 के पहचान का देश बना दिया। देखिए बच्चों, जैसे आप ही लोग हो, अगर आप चाहो तो अच्छी पढ़ाई करके बहुत ऊंचाई पर जा सकते हो। इसलिए विकसित देश कौन बनाएगा? आप ही लोग तो बनाओगे। जब अपने आप को ये समझोगे कि हम विकासशील देश में नहीं, हम एक विकसित देश में जीना चाहते हैं, तो आप ही लोग इस देश को विकासशील से विकसित बना देंगे। ये आप लोग बना सकते हो। कैसे बनाओगे? एजुकेशन के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा। अंधविश्वास को छोड़ दो। आप जो है सत्य को पकड़ो और पढ़ाई के जरिए आप ऊंचे पद पर पहुंचो और उस पद को गौरवान्वित करके आप भारत देश को विकसित कर सकते हो। इसके बाद यही लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हमको संदेश देना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकसित देशों को किस नाम से पुकारा जाता है?
तो विकसित देशों को G8 के नाम से पुकारा जाता है। और वो देश कौन कौन G8 के अंतर्गत आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसके बाद बच्चों, विकसित देशों के लोगों ने क्या विश्वास पुख्ता किया, उन्हें मजबूत और समृद्ध देश में जीवन बिताना है। इस विश्वास को लेकर उन्हें वो लोग चले कि हमको विकसित देश में जीना है, तो विकसित देश बन गया। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे क्या रहस्य है, तो उनकी सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। उनकी जो सच्चाई है वो उनकी इच्छाओं के अनुरूप जो है ढल गई। जो उन्होंने सच्चाई देखा उन्होंने अपनी इच्छाओं में जोड़ लिया, है ना। अर्थात उन्होंने अपने विश्वास और आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन जीना शुरू किया। इस लेसन का अगला टॉपिक मैं समझा रहा हूं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना, उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो, है ना। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार करें। संदर्भ बच्चों वही लिख देना। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि आप जो भी कार्य करें मन से करें, मन व हृदय की सारी भावनाएं उसमें समाहित हो जाएं। युवाओं, आप अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें, नई विचारधारा, नई पहचान दें। ऐसा करके आप स्वयं देखेंगे कि आपके आसपास चारों ओर प्यार, स्नेह फैला हुआ है। आप महसूस करेंगे कि आप अपने चारों ओर खुशियां फैला रहे हैं। खुशियों का स्वर्णिम आनंदित वातावरण उत्पन्न करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन, लेखक के युवा शक्ति से संपर्क बनाए रखने का आधार क्या है। युवा शक्ति के सपनों को जानना और एवं उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना एवं स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। अगला क्वेश्चन, सपनों को साकार करने के लिए युवा शक्ति को क्या करना चाहिए। तो आप जो कुछ करें वो हृदय से किया गया हो, अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें। हृदय से किए गए कार्यों से तथा आत्मा अभिव्यक्ति से हम क्या कर सकेंगे, हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। धन्यवाद बच्चों। बेल आइकन घंटी बजा दीजिए, बेल आइकन घंटी बजा दीजिए, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करना। आपको वीडियो ये वीडियो शेयर कर देना जिससे अन्य बच्चों को फायदा हो, और हम आपकी तैयारी हिंदी में कराते रहेंगे। धन्यवाद।